अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई मुसलसल आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तज़हीक का निशाना बना रहे हैं। वो मुसलसल अवाम के जहनों में तमाम इदारों के लिए नफरत के बीज बो रहे हैं। खुद को शेख मुजीबुर रहमान और दूसरों को याया खान कहकर तज़हीक कर रहे हैं। मौजूदा हालात का सन 1971 से मवाजना करके खुद को इनकलाबी साबित करना चाहते हैं। कौम को अधूरी और झूठी तारीख पढ़ा रहे हैं कि याया खान ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया और आज भी ऐसा ही हो रहा है। बानी पीटीआई ने सानिया बांग्लादेश की सारी जिम्मेदारी याया खान पर डाल दी है। मौजूदा क़यादत को याया खान से मिलाकर गद्दार शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बना रहे हैं। बानी पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी इस मनफी मुहिम से यह बात साबित होती है कि वो अपने फॉलोअर्स को तारीख नहीं पढ़ा रहे, बल्कि अस्करी क़यादत को मजबूर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि बस किसी तरह उनको जेल से बाहर निकाला जाए। इख्तिदार की सियासत के लिए बानी पीटीआई तारीख में से चुन चुनकर प्रोपेगेंडे के मवाद निकालकर फौज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का तो बार बार जिक्र करते हैं, मगर कौम को ये नहीं बताते कि पाकिस्तान तोड़ने वालों में उनकी पार्टी के सरकर्दा रहनुमा उमर अयूब के दादा यानी अयूब खान भी शामिल थे। सियासी मुफाद के लिए तारीख को जानबूझकर मस्ख किया जा रहा है। हर दूसरे दिन फौज के खिलाफ जहर उगला जाता है और मौजूदा अस्करी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाने के लिए माजी के किरदारों के साथ जोड़ा जाता है। सिर्फ अस्करी क़यादत ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, जी हाँ, मुनज़्ज़म तरीके से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी धांधलियों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन दी जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों, चीफ जस्टिस हों या आर्मी चीफ हों, बानी पीटीआई सबको, जी हाँ, सबको मुसलसल टारगेट कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अदालतों से मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत से यकीन दहानियां मांगती है कि उन्हें लिख कर दिया जाए कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगी गई वजाहत का जवाब ऐन उस वक्त दिया जब पार्लियामान में आईनी तरमीम पेश करने की खबरें आ रही थी। अपने जवाब में इलेक्शन कमीशन पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। एक बार फिर हुक्म दिया जा रहा है कि जिन आज़ाद अरकान ने तहरीक इंसाफ का पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया था उन्हें फौरन तहरीक इंसाफ के अरकान डिक्लेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस जवाब पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी रहा नहीं गया और रद्द-ए-अमल देते हुए तंज किया कि लगता है कि आईनी तरमीम के पैकेज में एक और शिक शामिल करनी पड़ेगी। अदलिया को नजरिया ज़रूरत के तहत और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन में अपने रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए इख्तियारात से तजावुज़ किया जा रहा है? क्या आने वाले दिनों में इदारों में टकराव के चांसेस बढ़ गए हैं? क्या हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम लाने पर किसी बड़ी तहरीक का खदशा मौजूद है? इन्हीं तमाम तर सवालों का जवाब हम आज की नशिस्त में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल नसीम सदीकी साहब ने, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और मेरे साथ बने हुए हैं जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। वार्म वेलकम गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आगाज़ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मैं आपसे करना चाहूँगी और मामला ये है कि वो जो तारीख हमें सबको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है ना, वेरी ऑनरेबल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से, उसको लेकर के बहुत शोर मचा हुआ है और बानी पीटीआई ने मौजूदा हालात को 1971 से जोड़ दिया है और मौजूदा क़यादत को वो याया खान से जोड़ रहे हैं। सो पूछना आपसे ये था कि क्या वाकई इस टाइम पर एज वी स्पीक ऑफ नाउ क्या पाकिस्तान के जो हालात है वो 1971 के हैं और जो पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है क्या वो याया खान जैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, यकीनन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो 1971 का खतरा था वो तो जो हो गया, वो माजी में जो हो गया अच्छा बुरा था, वो तो एक हिस्ट्री है और वो वेल डॉक्यूमेंटेड भी है मेरे ख्याल में। और देखना यह है कि अडयाला में जो लोग बैठे हैं वो कौन सा बड़ा काम किरदार अदा कर रहे हैं मुल्क को जोड़ने का, मुल्क के अंदर एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाने का, एक इस्तेहकाम पैदा करने का। देखिए बात यह है कि असल में सूबे की कारकर्दगी है बहुत ख़राब और हकीकत यह है कि इस टाइम पे जो टीटीपी के साथ बातचीत का जो हमने दरवाज़ा खोला उसके नतीजे के अंदर आज पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तकलीफ की फ़ज़ा मौजूद है। एक दहशत गर्दी जो है उसने लपेट में लिया है, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ इस टाइम पे बाकायदा एक मिलिट्री जो है वो जंग हो रही है, एक हम जंग लड़ रहे हैं, हालत जंग में हैं। और अभी जो आर्मी चीफ जो है जब गए वहाँ औरंगज़ई एजेंसी के अंदर
ये एक ऑपरेशनल एरिया नहीं है, ये एक वॉर एरिया है जहां वो गए हैं। तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। ये बड़ी बहादुरी की बात होती है कि आर्मी चीफ वहां चला जाए। कोई सीनियर अफसर अमूमन नहीं जाता होता, लेकिन उन्होंने ये काम किया। असल मसला यह है कि कौम के जहनों में तकसीम डालना, फिर उसके बाद अपने जो वजीर आला वहाँ बैठे हुए हैं उनके, वो उनकी आला कारकर्दगी को बजाय इसके कि क्रिटिसाइज किया जाए, उनको बताया जाए कि आप अपनी आवाम के लिए, अपनी सूबे की बहबूद के लिए, फलाह के लिए, तरक्की के लिए कोई काम करें। आप उठ के जो है नॉन इश्यूज पे, यानी कि वजारत खारजा का काम आप करने चले हैं। भाई आप ज़रूर करें वजारत खारजा का काम। जब आप खारजा के वजीर आपके हुआ करते थे, जो इज़्ज़त माब जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, तो वो कश्मीर बेच के आ गए थे। मतलब ये अंदाज़ा करें कि उस टाइम पे ये आलम था। तो ये तो इनकी वजारत खारजा थी। इनकी वजारत खारजा का इल्म है तो वो 20 जनवरी 2019 को इसराइल का पासपोर्ट पहला पाकिस्तानी जारी करने वाले इन्हीं की वजारत खारजा थी। तो ये चलाएंगे अब अफगान अमूर को? क्या अब ये पाकिस्तान का वफाक आइन कोई चीज है या नहीं है, या जो मर्जी कहते फिरेंगे? लेकिन दूसरी जानिब से भी मैं ये कहूंगा जब कि एक्शन नहीं होगा, जब इनकरेजमेंट होगी और जब एक्शन नहीं लिया जाएगा जिससे बानी पीटीआई को या पीटीआई को फर्क पड़े, तो सर फिर तो मोरल बूस्टिंग ही होगी ना, फिर तो तारीख भी मसख होगी, फिर ये भी भूला जाएगा कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिर तो सही गलत का फर्क ही खत्म हो जाएगा सर। फिनिश बहन, मसला यह है कि पाकिस्तान को खतरा इस टाइम पे अडियाला की उस सोच से है जो पाकिस्तान में तकसीम का फितना पैदा कर रही है, जो पाकिस्तान में इंतशार की हवा को जो है भड़का रही है, जो सूबाइयत को जो है वो एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान को और हम सब अपने पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं। ये क्या हुब्बुल वतनी की बातें हैं? आप जब वो, आपको याद है कि जब इनकी वजीरें जो बातदबीर थी और वो जाके बाकायदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लोगों को मुक्के मारती थी, थपड़ौल करती थी टीवी प्रोग्रामों पे, तो ये उनको बजाय इसके कि सरजनिश करने के इनको शाबाश दिया करते थे। वो एक इनके साथी फौत हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको भी पता है, बड़े इनके करीब थे, चीफ ऑफ स्टाफ। वो अंदाजा करें कि लोगों को मार के आ रहे थे टीवी के ऊपर। ये बदतहजीबी का आलम, और बजाय इसके कि एक लीडर जो है वो इस किस्म की बातों को नापसंद करे, आप जो है वो लोगों को इस बात पे खुशियां मना रहे हैं। बिलावल साहब की बतौर वजीर आजम, मैं बिलावल साहब के साथ बहुत सारे मेरे इख्तलाफात हैं, लेकिन उनकी नकलें उतारना ये वजीर आजम का काम है। ये जो अभी वजीर आला की जो जबान थी एक खातून वजीर आला के लिए, हमें ठीक है इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक खातून है उसके मुतल्लिक आप ऐसी नाजेबा, अभी एक हमारी टीवी एंकर हैं जो, ठीक है आपकी इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन उनके मुतल्लिक ऐसी बातें करना, फ्रिवलस गुफ्तगू, घटिया मतलब बेमानी और लग गुफ्तगू, और पाकिस्तान को आप जो है तकसीम करना चाहते हैं। आप हिंदुस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं, आप इसराइल के इशारों पर नाच रहे हैं। आप भाई बता दें कि आप किसके साथ हैं? आप इसराइल के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो अडियाला को तकसीम का नहीं बल्कि इत्तेहाद की जगह बनाएं। सियासत नफरतों से नहीं बल्कि मोहब्बतों से करें, अगर ऐसा कर सकते हैं। वैसे इनके कोई लक्षण जो हैं वो है नहीं ठीक। ये इनको पता है कि जनरल फैज हमीद का केस जो है वो करीब आया पड़ा हुआ है, और इनको पता है कि इसके अंदर इनको सजा हो जानी है। इनके पास इररिफ्यूटेबल जो है एविडेंस उनके पास मौजूद आ चुके हैं, इसलिए ये पहले माहौल गर्म करना चाहते हैं। माहौल को गर्म कर दें ताकि जो है हम जो है वो कुछ ज्यादा करेंगे तो लोग उधर लग जाएंगे, बजाय इसके कि असली जो फितने की जड़ है वो वहां पहुंचे। ठीक है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप इससे पहले कि मजीद आगे जाए, ये जो भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें वो कामयाब हो जाएंगे? ये मेरा अगला सवाल आपसे होगा, लेकिन जरा होल्ड कर लें क्योंकि मुझे बाकी पैनलिस्ट को इसी डिस्कशन में शामिल करना है। जरा देख लें कि ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब क्या सोचते हैं, जरा सुन लें कि सिद्दीकी साहब क्या सोचते हैं। ब्रिगेड साहब, क्या बानी पीटीआई अपनी सियासत के लिए तारीख ही बदल देंगे, गलत तारीख पढ़ाएंगे? मतलब ऐसे हैं आपके फेवरेट इमरान खान, मतलब क्या सोच करके वो आपके फेवरेट बने कि वो पूरे हिस्ट्री के बेसिक्स ही, हिस्ट्री की जो A to Z है उसको पूरा तब्दील करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिनिश, आप कैसे कहते हैं कि वो मेरे फेवरेट हैं? कभी आप मुझे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बोलते हैं, कभी आप कहते हैं मेरे वो फेवरेट है कि आपका तज्जिया तो इंडिपेंडेंट ही होता है, अगर नहीं होता तो ठीक है, अब आप खुद ही मान लें। मुझे तो लगता है इंडिपेंडेंट ही तज्जिया होता है, लेकिन आपका सॉफ्ट कॉर्नर तो है ना खान साहब के लिए। देखिए, अब आप यू ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मुझे जरा थोड़ा आपके सवाल के जवाब देने हैं, और मैं भूल भी गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, मैं कहना भूल गया। जी जी। देखें, बात बड़ी क्लियर है जी कि
मैं बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि 1971 वाले मामला जो है हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट और वो तमाम चीजें मेरी नजर में वो तारीख के हवाले से दे विल ऑलवेज बी देयर, बट उनको बार बार दोहराना इज नॉट गुड, बिकॉज उससे फिर ये जो पाकिस्तान की जो नई जनरेशन है जो जिनके हु हैव नॉट बीन थ्रू ऑल दैट, और हमने तो वो तमाम दौर देखा है, तो उनको जब आप ऐसी बातें करते हैं तो फिर वो उनका जहन जो है वो और गलत लाइन पे जो है वो चलना शुरू हो जाता है। सो डेफिनेटली नोबडी विल सपोर्ट दैट, और आइंदा भी आई एम श्योर कि इमरान खान बानी पीटीआई वो इस चीजों से गुरेज करेंगे। और इसी तरह जिस तरह भी अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे थे, ये चीफ मिनिस्टर केपी ने जो बेनजीर कह रहा हूँ, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में जो कुछ गुफ्तगू की है, या किसी एंकर के साहब, आज आप मरियम नवाज का नाम भी भूल गए, क्या हो रहा है? नहीं तो वो जो आजकल करंट व्हाट्स मेकिंग यू सो अपसेट? जी सर, जो करंट मामला चल रहे हैं उसमें जो स्टैंड आउट करेगा, जो जिसको ज्यादा मीडिया प्रोजेक्ट करेगा, जिसको सोशल मीडिया ज्यादा प्रोजेक्ट करेगा, और तो फिर जारी बात है वही चीज सामने आपके आएंगे ना। तो वो गुफ्तगू जो मीडिया एंकर के बारे में वो भी गलत थी, और अबाउट दी चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑल्सो, उसको वो हाईली कंडेमेबल। देखिए इसका जो पोलराइजेशन का माहौल है, जिसमें आप कहें कि वो सियासी वो जो मॉरल्स हैं, सियासी एक दूसरे का रिस्पेक्ट होता है या नाप तोड़ के बात करना, वो चीजें मैं देख रहा हूँ खत्म हो गई हैं। जो आपके दिल में आए, जो मेरे दिल में आए, किसी और के दिल में आए, nobody cares about morals and decency and dignity। जो आए हैं लोग बोल रहे हैं, अपना हर एक का वेस्टेड इंटरेस्ट है, हर एक का जाती इंटरेस्ट है, हर एक का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये ख्याल है जब तक ये पोलराइजेशन चलती रहेगी, ये खासकर ऑपोजिशन के जो है, आप देखें पार्लियामेंट में क्या क्या तकरीरें हो रही है, मैं हैरान रह गया हूँ, एक्सेप्ट फॉर गाली गलौज सब कुछ हो रहा है वहां पे। तो जो क्या विच वाज अनहर्ड ऑफ, अनप्रेसिडेंटेड, कभी ये चीजें इस तरह की रवायत हमने पार्लियामेंट में नहीं देखी या पाकिस्तानी सियासत में नहीं देखी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब तक फाइनल अदलिया के फैसले नहीं होंगे अबाउट बानी पीटीआई, अबाउट वो तमाम लोग जो जेल में हैं, या जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामला, एटीसी वाले मामला जो हैं वो लटके हुए 15-16 महीने से, तो ये इस किस्म का माहौल आई एक्सपेक्ट कि ये जारी रहेगा। वी शुड बी रेडी फॉर इट। और जो आइन और कानून की अगर इसमें किसी स्टेटमेंट में वायलेशन होती है, बिल्कुल लेट द लॉ टेक इट्स नेचुरल कोर्स, मुझे इस पर कोई शक नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। बट माय पॉइंट इज कि डू नॉट थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट स्टेटमेंट फॉर बानी पीटीआई। वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जब तक हालात नॉर्मलाइज नहीं होते, जब तक हालात सेटल डाउन नहीं होते, जब तक लोगों की कनेक्शन नहीं होती, जब तक लॉ अपना नेचुरल कोर्स नहीं लेता, इस किस्म की स्टेटमेंट जो है मेरे बारे में, आपके बारे में, ये होती रहेंगी, ये आती रहेंगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी। सिद्दीकी साहब, जो बानी पीटीआई हैं वो तीनों जो आईनी सरबराहान हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो आर्मी चीफ हों, उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से होशो हवास में डिलिबरेटली वॉलंटरली एक कैंपेन चला रहे हैं। पर क्यों? मोटिव क्या? हर काम के पीछे एक मोटिव होता है, एक मकसद होता है। वो क्यों कर रहे हैं ये? उनका क्या मकसद है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। बात ये है कि हमें में जो अपना, जैसे मैंने भी एंकरिंग की, मैं प्रोग्राम करता था ना, हम एक बंदे को टारगेट करके अगर सवाल पूछना शुरू कर देंगे ना, तो मैं तो उसको शायद मुनासिब नहीं समझता। मैं कहता हूँ कि ये कौम है। अगर आप बानी पीटीआई की बात करती हैं, नवाज शरीफ लंदन में बैठ के गुजरावाला की तकरीर में उस वक्त आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई को निशाना बनाते रहे। अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज, वो तो साहब ही कह रहे थे। सुने मैं आप ही को सुन रही हूँ, आपके सवाल का जवाब मुझे बता दें कि उन्होंने ऐसा क्या कहा, क्या फर्दे वाहिद, किसके ऊपर उन्होंने अपने कत्ल का इल्जाम लगाया, किसके ऊपर उन्होंने बाहर निकालने का इल्जाम लगाया? जी बताइए, आप ही की सुन रही हूँ सर। अगर मौका देंगी तो मैं अपनी बात कर सकूंगा, नहीं तो बीच में बोलेंगी तो मेरा तो जवाब रह जाएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। अली अमीन गंडापुर के ऊपर हम तनकीद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं हमारी जिस तरह जो तरबियत हुई है, औरतों के खिलाफ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब औरतें बात करती हैं कि नशई है, फलाह है, नून लीग के दौर में किस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरहना तस्वीर फेंकी गई, मतलब हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। हम एक बंदे को क्यों टारगेट करते? हमें सबकी गुफ्तगू डिस्कस करनी चाहिए। कि ख्वाजा आसिफ कहता है कि हमारी हड्डियों के ऊपर से गोश्त नोच लिया, किसके बारे में वो कहता था? ये आपने सबने तो तमाशा बनाया हुआ है, सब सियासतदानों ने मिलके।
जब उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिल रही होती है, फेवर मिल रही होती है, तो सब अच्छा होता है। जब नहीं होता है तो उनके खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं। जिस तरह आज भी देखें कि चेयरमैन पीटीआई की बात होती है या बानी पीटीआई की बात होती है, वो तो जेल में बंद है, उनकी तो तस्वीर भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन हर तरफ सुबह होती है, जिक्र बानी पीटीआई से शुरू होता है, जिक्र बानी पीटीआई पे खत्म होता है, दूसरी सुबह शुरू होती है फिर बानी पीटीआई से। भाई जिनके पास सारी ताकत है, सारी पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस कहाँ गई? बात 71 की जाती है कि उससे मिलाने की कोशिश हो रही है, नहीं मिलाना चाहिए। फारूक हमीद साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि आप तारीख में इस तरह मत जाए कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको कोई इस तरह की मिसाल मिले। लेकिन फिर आप क्यों मैंडेट चोरी करते हैं? जब आप मुल्क के अंदर आइन और कानून की खुद से खिलाफ वर्जी करते हैं, एक तरफ आप नौजवान नस्ल को अहमियत बताते हैं जिना हाउस और रेडियो पाकिस्तान पेशावर की, और फिर आप खुद पार्लियामेंट में घुस के आप जो है वो वहां से पार्लियामेंटेरियंस को अगवा करते हैं, तो मैसेज आप क्या दे रहे हैं? सारा इल्जाम बानी पीटीआई के ऊपर, अली अमीन गंडापुर के ऊपर। मौजूदा हुकूमत है, पीडीएम के जितने भी लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें ना कि वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्होंने सियासी इस्तेकाम को कहाँ पे लेके गए हैं। एक आइन में तरामीम लाना चाह रहे हैं, वो आइन जिसे भुट्टो साहब ने 73 में तमाम अपोजिशन पार्टियों के साथ मिल के बनाया था, उसका मसवदा नहीं पता, उसके मसवदे का इल्म नहीं है इस हुकूमत को, तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? आप इल्जाम तराशी, हमारी पूरी तोपों का रुख सुबह से शाम तक बानी पीटीआई की तरफ होता है, जो कि जेल के एक कमरे के अंदर बंद है। लेकिन जो खुले लोग हैं, जो आजाद लोग हैं, जो फैसले कर रहे हैं, उनके ऊपर हम कोई तनकीद नहीं करते। वो मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? एक बंदा अगर बदजबानी करता है, मैं उसको कंडेम करता हूँ कि खवातीन के बारे में भले कोई बात हो, हमारा मुआशरा, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब इस बात की इजाजत। बदजबानी वाले के बारे में बता दिया सिद्दीकी साहब, और जो शख्स झूठ बोले और प्रोपगेट करे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कंडेम करेंगे उसको कि उसको शाबाश देंगे? जी, मैं बिल्कुल, जो आजकल झूठ बोला जा रहा है, जिस तरह पार्लियामेंट को चलाया जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है, पार्लियामेंट में बैठ के झूठ बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के झूठ बोलते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो खुले हुए भी है और उनकी हुकूमत भी है। तो मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ कोई भी अगर झूठ बोले, और अगर कोई सच बोले कि मैंडेट चोरी कर लिया, फार्म 45 की बजाय फार्म 47 को। अच्छा, पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो हैं वो 1971 जैसे हैं, और जो पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत है वो याया खान जैसी है, ये सच है कि झूठ है? पहले ये बताइए, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको कंडेम करना है कि आपने पीठ थपथपानी है ये प्रोपेगेंडा करने वालों की। क्योंकि वो मुझे लगा कि हम ज़्यादा इतने दिज्जक किस्म के तज्जियाकारों के साथ बैठे हैं तो हम जरा फ्यूचरिस्टिक बात करेंगे, लेकिन मुझे वापस बेसिक क्वेश्चंस पे आना पड़ रहा है सर। जी मैं आपके इन दोनों सवालों का जवाब लगी लिपटी रखे बगैर दूंगा। बिल्कुल, इस वक्त के जो हमारे आर्मी चीफ है उनको उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ मुआवजा नहीं किया जा सकता। आज के मरूजी हालात, दहशतगर्दी के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हमारे आर्मी चीफ साहब अपनी फौज समेत जो है वो बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं, और वो एक दहशतगर्दी की जंग और जो पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात है उनसे नबर्द आजमा है, तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। लेकिन 71 के हालात में एक चीज को कॉमन बिल्कुल करार दिया जा सकता है कि उस वक्त भी मैंडेट चोरी हुआ। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, आपने हुकूमत उनको नहीं करने दी, आपने आवाम की जो मैंडेट था उसके नतीजे में आपने आधा मुल्क जो है वो गंवा दिया। और अभी भी आपने 3 दफा बोला है मैंडेट चोरी का। पीटीआई भी ना लगातार, मैं हफ्ते में 4 दिन प्रोग्राम करती हूँ और ऑन एन एवरेज हफ्ते में 4 दफा मैं पीटीआई के लोगों के साथ एंगेज करती हूँ। मेरे शो में जब भी वो आते हैं सिर्फ वही इवन ब्रिगेडियर साहब भी, अब्दुल्ला गुल साहब भी बैठे हुए, वो भी ये बात नहीं करते। सिर्फ पीटीआई बात करती है मैंडेट चोरी, फॉर्म 45 और फॉर्म 47। लेकिन ये प्रूवन कहाँ है सर? ये कहीं प्रूवन नहीं है, ये सिर्फ एक बयानिया है। जितने हल्के खुले, जिसमें रिकाउंटिंग हुई उसमें पीटीआई हार गई। जी बिल्कुल, सुनिए ना, आप सवाल बहुत अच्छे कर रही हैं, लेकिन जवाब का पूरा मौका दे भी रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं बात इसलिए करूं कि मैंने वोट डाला और मेरा वोट चोरी हुआ। मुझे पता है ना कि जहां पे हम लाइन में खड़े हैं, अगर वहां पे 1000 लोग खड़ा है जिसमें से 900 बंदे पीटीआई को वोट डाल रहे हैं, और जब फॉर्म 45 के ऊपर गिनती होती है, हम वहां पे मौजूद थे, जब गिनती में भी वो जीत जाता है, और फिर उसके बाद सुने, पूरे हल्के की नहीं हो सकती।
आप क्या आप ये कह रहे हैं कि पूरे इलेक्शन में मैंडेट चोरी हो गया? आप एक पोलिंग स्टेशन की बात कर सकते हैं, आप एक हल्के की भी चले बात कर सकते हैं, पर पूरे इलेक्शन को सर ये वेग स्टेटमेंट है ना। आई कैन नॉट अलाउ दिस टू गो ऑन एयर लाइक दिस, नहीं तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा। नो सर, मैं ये कह रही हूँ कि आप पूरे इलेक्शन के बारे में कैसे कह सकते हैं? हाँ, मेरी बात अगर आप सुनेंगी तो बात बनेगी ना, आप अगर नहीं सुनेंगी और बीच में टोकेंगी तो बात तो किसी और तरफ चली जाएगी। सर अब जलसा तो है नहीं ना नसीम सिद्दीकी साहब, हम तज्जिया कर रहे हैं, मैं सवाल करूंगी, आप जवाब देंगे, मैं बात तो करूंगी ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो करूंगी ना। नहीं, आप बीच में टोक देती है ना, सप्लीमेंट्री सवाल नहीं। अभी मेरी तो सर ये तो मेरा काम है, मैं एंकर हूँ, मुकम्मल नहीं होने दे रही, लिमिटेड टाइम है। आप माशाल्लाह खुद से अभी आपने कहा कि आप खुद एक एंकर रहे हैं, तो आप कैसे एंकरिंग करते थे? मैं तो ऐसे एंकरिंग करती हूँ कि मैं तो बीच में लुक में दूंगी। जी सर। नहीं, मैं नहीं देता था, मैं पूरे अपने जो आपका स्टाइल ऑफ एंकरिंग होगा सर, वो आपका स्टाइल ऑफ एंकरिंग होगा, इसीलिए फिर शायद आपका प्रोग्राम नहीं चला होगा, लेकिन दिस इज माय स्टाइल, मेरा प्रोग्राम ऐसे ही चलता है सर। लुक में देती हैं आप, लुक में उस वक्त देती हैं जब आपको जवाब पसंद नहीं आ रहा होता। आप चाहती हैं आपकी मर्जी के जवाब दिए जाए, वो मैं काम नहीं कर सकता, और मैं अपने मेहमानों का जवाब पूरा सुनता था, उसके बाद नोट करता था। आप जो चाहे मर्जी बोलिए नदीम, आप सिद्दीकी साहब जो चाहे मर्जी बोलिए, लेकिन आप बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते, ये मैं अलाउ नहीं कर सकती इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरी बात सुन लीजिए, मैं अगर आप पीटीआई के होते ना नसीम सिद्दीकी साहब, तो मैं आपको अलाउ कर देती, लेकिन आप एक एनालिस्ट हैं तो मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। आपको मैंने ऐसे एनालिस्ट बुलाया है, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग पीटीआई सर। फैसला कर रही हैं आप, मुझे जवाब देने दे। आपने अब्दुल्ला हमीद साहब को बिल्कुल ही टोका, वो कहते रहे कश्मीर भेज दिया, उन्होंने कोई ऐसा दावे भी नहीं किए। तो क्या नहीं, एक मिनट, तो क्या कश्मीर नहीं बेचा? चले यही चले, क्या कश्मीर नहीं बेचा इमरान खान ने? नहीं, बिल्कुल नहीं बेचा, बिल्कुल नहीं बेचा। क्या इमरान खान ने 1971 के हवाले से जो क़यादत के खिलाफ, पाकिस्तानी क़यादत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया है, क्या वो झूठ नहीं बोला उन्होंने? और जो इमरान खान के खिलाफ सर आप इसका हाँ या जवाब, आप जवाब नहीं दे रहे सर। इमरान खान के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा है सर? कौन सा प्रोपेगेंडा है? उनके बारे में आप क्या कहेंगी सर? कौन सा प्रोपेगेंडा? झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके खिलाफ आप क्या कहेंगी? कौन सा वाला सर? कोई बताए तो सही, कौन सा प्रोपेगेंडा झूठा हो रहा है इमरान खान के खिलाफ? अब देख लें, अदालतों में जितने केस आपने किए हैं उनको जेल के अंदर रख के आप सजा देते हैं। सर सबसे ज्यादा रिलीफ उनको मिल रहा है आज अभी मिलिट्री कोर्ट में। आज सर जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ ना, मिलिट्री कोर्ट में केस गया नहीं है, लेकिन सहूलतकारी ऐसी चाहिए मोहतरम हजरत को कि जी हमें लिख के दिया जाए कि केस जाएगा मिलिट्री कोर्ट में कि नहीं जाएगा। सर जब आप इस किस्म की लुच्चे फ्राई करते हैं ना, कोई भी लीडर सो कॉल्ड इस तरह की लुच्चे फ्राई करता है, तो फिर कहता है ओके ब्रिंग इट ऑन। एटीट्यूड ये होना चाहिए, हाँ हमने किया है, ठोक बजाकर किया है, अब हम करेंगे, पहले से हमें लिख के दो जी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी हम बड़ी अली अमीन गन्नापुर की गुफ्तगू की बात कर रहे थे, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए, क्या ये पार्लिमानी लफ्ज है या एक एंकर को ये लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए? मुझे बता दीजिए। क्या लुच फ्राई नहीं हो सकता? लुच पकाया जाता है, फ्राई नहीं किया जाता, क्या होता है? मतलब मैंने पार्लिमानी लफ्ज है सर, इस किस्म का लफ्ज ना देखा होगा। बहरहाल बात जो हो रही है, देखे इल्जाम तराशी तो किसी के ऊपर जवाब नहीं आ रहा, तो अब आप जाती अटैक पर आ गए सर। मेरा अपना स्टाइल है प्रोग्राम कंडक्ट करने का। ओके हैव सम वाटर सर। सर हैव सम वाटर। आप भी पानी पिए, बल्कि सर मैं बड़ी कूल हूँ सर। नो सर मैं बहुत कूल हूँ। सर मेरा ये कोक शोक वाला कोई मामला नहीं है, मैं बिल्कुल कूल हूँ सर। और क्योंकि आप इल्जाम साबित नहीं कर सके तो इस तरह से पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। आप तज्जिया दें सर। आप हर बात का फैसला ना करें। आप सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनके यहाँ पे बैठी हुई हैं। अगर एक बात हम कर रहे हैं, आप हमारी कम्युनिटी से बात सुने। आप तो सर आप क्यों जज बनना चाहते हैं? आप क्यों एक जज की तरह फैसला देना चाहते हैं कि हाँ जी इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा? चले आप इस वक्त 3 लोग बैठे हैं, मैं ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा मुख्तसर मुझे सिर्फ ब्रिगेडियर साहब नहीं, एक जुमला नहीं, एक लफ्ज आप बताएंगे और एक लफ्ज अब्दुल्ला गुल साहब आप बताएंगे। क्या इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है या मुल्क की क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है? प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ हो रहा है? ब्रिगेडियर साहब आप बता दीजिए वेरी क्विकली। ऐसा मतलब दोनों के खिलाफ हो रहा है और ये गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आप बताइए जी, क्या इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा हो रहा है? प्रोपेगेंडा तो वो कर रहे हैं। क्या बैठ के साथ पूरे आप ये देख लें, रडार कौन का जो बयानिया था, रडार कौन का बयानिया जो था, वो क्या किया, और फिर बांग्लादेश में मतलब मैं हैरान हूं कि जो शख्स खुद मदर ऑफ प्रोपेगेंडा है, फादर ऑफ प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा पीते हैं, प्रोपेगेंडा खाते हैं, प्रोपेगेंडा सोते हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा। और मुझे लगता है कि ये आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात है। इसके ऊपर मुझे एक ब्रेक लेना बनता है भाई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
हमारे साथ मौजूद रहेंगे ये तीनों पैनलिस्ट और हम डिस्कशन को आगे लेके जाएं। वेलकम बैक जी। नसीम सदीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्र है भाई नसीम सदीकी साहब के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई है। नसीम सदीकी साहब अब आप बिल्कुल पेशेंटली वैसे बाकी पार्टिसिपेंट को सुने, मैं अगला सवाल लेके फिर से पावर प्ले आपसे लूंगी, टेंशन ही लेनी, खूब मजा आएगा इस प्रोग्राम में। लेकिन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये इमरान खान साहब तीनों आईनी इदारों के जो चीफ्स हैं उनके पीछे क्यों पड़ गए हैं भाई? मतलब ये कोई छोटा हाथ नहीं मारते, डायरेक्ट पड़ा। और मतलब यहां तक कह रहे हैं कि तीनों लंदन प्लान में शामिल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या आर्मी चीफ हो, और आपको पता प्राइम मिनिस्टर तो वैसे ही उनको पसंद नहीं है। देखें, ये बात बड़ी अहम है जी। इसके आपने एक सवाल पूछा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी मैं आपको, ये ही वाज नेवर हियर, और ये ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब बैठे हुए हैं, जानते हैं जब ये डॉक्टर जरका के घर के ऊपर जब पीटीआई का एक थिंक टैंक बना, उसमें ब्रिगेडियर साहब ने मुझे दावत दी, मैं गया वहाँ, बहुत पहले की बात है, और ये इमरान साहब की हुकूमत गालिबन आ चुकी थी या आने वाली थी, और वहाँ तब भी मेरे यही ख्यालात थे। मैंने इनको बताया था कि वो हुकूमत करने के लिए नहीं आ रहा, वो एक एजेंडा डिलीवर करने आ रहा है। लंदन प्लान तो चलो जो बना, जो तेल अवीव प्लान बना, जो न्यू दिल्ली प्लान बना, उसके मुतालिक बात करते हैं ना। अब आप मुझे बताएं, आप किसी काउंसलर को ले लें इसी प्रोग्राम में, उससे पूछें कि आपके पास पंजाब की हुकूमत हो, आपके पास केपी हुकूमत हो, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत हो, कश्मीर हुकूमत हो, मरकज में आपके सेनेटर और आपके एमएनएज मौजूद हो, आप क्या करेंगे? असेंबलियां तोड़ेंगे या आप जो है असेंबलियां बरकरार रखेंगे? आपने कहा वो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं। जो आदमी जर्मनी और जापान की सरहदों को मिला दे, जो आदमी गद्दार कौन का बयानिया जो है चलाए, इससे पहले भी एक ट्वीट आया था गद्दार कौन का, उसके बाद अल्लाह ने किया कि वो ऐसा मुंह काला हुआ क्योंकि गद्दार कौन का जो बयानिया कौन लेके चला, और वो बांग्लादेश में शेख मुजीब को हीरो बनाने की जो कोशिश हमारे यहाँ बानी चेयरमैन ने की पीटीआई के, उनको अल्लाह ने ऐसा वहां रुसवा किया कि बंगालियों ने शेख मुजीब का मुंह काला करके रख दिया और उसकी बेटी को वहां निकाल के बाहर रख दिया। तो ये बयानिया था। अब आप आ जाएं कि इसके ऊपर आगे चलते हैं। भाई, एक आदमी यहाँ हुकूमत नहीं करने आया, वो यहाँ एक मकसद के लिए आया, और एनाटोल लेवन की किताब पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री के अंदर वो लिखता है 12 साल पहले कि जनाब अगर आपने पाकिस्तान के बखिए खुदा न खास्ता उधेड़ने हैं, टुकड़े करने हैं खाकिम बदन, तो आपको पॉपुलर लीडर, पॉलिटिकल सपोर्ट और आपको पॉलिटिकल आइकन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और सोशल मीडिया के जरिए आपको इस्तेमाल करते हुए आर्मी की हाई कमांड को मुतनाज़ा करना पड़ेगा, उनके दिल में नफरतें भरनी पड़ेंगी ताकि पाकिस्तान के टुकड़े करने में आसानी हो। कोट अनकोट कर रहा हूं, पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, एनाटोल लेवन की किताब मौजूद है, या तो कहें कि मैं गलत कह रहा हूं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, आ जाते हैं अब ये जो तमाम बयानिए बन रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा के ऊपर चलते हैं, इनका मकसद हुकूमत करना नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, आप देख लें केपी में ये हुकूमत करने के, ओ भाई खुदा के लिए गवर्नर राज ना लगाना वहां, वरना इनका वही होगा कि पहले से इनकी डूबी हुई गवर्नमेंट थी, लोग थू थू कर रहे थे, और इमरान खान के लोगों को मौका नहीं मिल रहा था कि वो हलकों में जाते थे। आपको याद होगा पीटीआई के लोगों को पुलिस रेस्क्यू करके एमएनए, एमपीए, सेनेटर को लेके आ रही थी क्योंकि हलकों में जाने के काबिल नहीं थे। हुकूमत उनकी खत्म हो गई नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए, और नतीजा ये निकला कि वो हीरो बन गए। अब तालिबान से बातचीत ये करें, दहशतगर्दी को ये फरोग दें, सत्यानाश ये करें, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क ये करें, पाकिस्तान की रियासत की इकाई का ये जुल्म करें, वहां नफरतों के बीज ये बोए, और आके गवर्नर राज लगा के ठीक करें। ना 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 ना, ये काम ना करने देना बिल्कुल भी, इनको करने दें, अवाम के सामने लाने दें। ये जानबूझ के अफवाज पाकिस्तान को पिच करना चाहते हैं अवाम के सामने। इन्होंने अपने, अब आप कहते हैं, अभी सदीकी साहब ने बात की, मैं देखिए सदीकी साहब कुछ तो अल्लाह का नाम ले, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन खुदा के लिए याहिया जैसे बद किरदार आदमी को आज एक साहिब जो एक किरदार आदमी है, जो हाफिज कुरान है, हमारा अल्लाह रसूल करने वाला एक आदमी है, तमाम अपनी आयतें और अल्लाह ताला की जो अहादीस मुबारका वो कोट करता है, कभी उसके मुतल्लिक कोई करप्शन की बात नहीं आई, उसको आप किसके साथ कर रहे हैं, मिला रहे हैं? ना ना ना, ऐसी बात नहीं है जनाब। ये मैंने नहीं कहा, मैं गुजारिश नहीं, मैं गलत बात कोट कर रहा हूँ, वो हालात थे। नो हालात नहीं, आज मैं आपकी तरफ आऊंगी सर, आप दुरुस्त कीजिएगा। अगर वो कुछ एक मिनट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक मिनट,
नसीम सिद्दीकी साहब, आपको भरपूर मौका मिलेगा, आप खुद इनको दुरुस्त कर लीजिएगा जो भी अगर ये बात आपके रोशनी के अंदर गलत कर रहे हैं। जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मुकम्मल कर लें। मैंने ये कहा कि ये कह रहे थे कि जी चैलेंजेस ऐसे हैं, फलाना है ढिमकाना, नहीं, आज के चैलेंजेस कोई और हैं। मुल्क को अंदर से नकब लग गई है, घर का भेदी लंका ढा रहा है। बदकिस्मती से वो वजीर आजम पाकिस्तान रह चुका है और उसको जिस तरीके से बकायदा अभी चांसलरशिप के लिए क्यों लिया जा रहा, ताकि पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक ना हो उसके ऊपर। उनको अच्छी तरीके से पता है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा एक नाम सामने आएगा तो मजबूर होके कहेंगे कि जी ये तो बैनुल अक़वामी कवानीन है, उनके नीचे छुप रहे हैं। हमें पता है ना रॉथस्चाइल्ड फैमिली क्या कर रही है, हमें पता है जमाइमा गोल्डस्मिथ क्या कर रही है, हमें मालूम है कि जैक गोल्डस्मिथ जो सबसे पूरी दुनिया कह रही है कि गजा में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, वो कह रहा है कि गजा वाले दहशतगर्दी कर रहे हैं। कौन कह रहा है? इमरान खान साहब का जो साला साहब, जो आज भी ये वही बंदे हैं जो जब सादिक खान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब आप भी जरा थोड़े आगे नहीं, आप आखिरी क्या आप एक दो और बातें कर ले, लेकिन साले के जिम्मेदार तो नहीं है ना, अब ये तो जरा टू मच ही हो गया, अपनी जिम्मेदारी ले। हाँ, इमरान खान साहब जो खुद कर रहे हैं, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बोल रहा है विद ब्लू टिक, जो उनके पैरोकार बोल रहे हैं, जो उनके नुमाइंदे बोल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी तो बिल्कुल 100% इमरान खान के ऊपर है। मैं लिंक कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो लोग लॉबी कर रहे हैं, वहां बैठ के वो लॉबी कर रहे हैं, वो बैठ के ये तमाम ताने बाने, वो तमाम जो अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैन और सेनेटर इन्होंने लॉबी के लिए हायर किए हैं, वो कौन लोग हैं? वो तमाम वो लोग हैं जो इसराइल के यार हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और इसके अंदर जो है उनका किरदार है। क्यों नहीं वो अपने आप को जो है वो इससे डिसोसिएट करते, क्यों नहीं कहते कि जनाब मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है? और फिर देखें असल मसला यहाँ ये है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो तो इस चीज को डिसोसिएट ही नहीं कर रहे कि भाई जो अली अमीन गंडापुर ने कहा गलत का, वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि जो अली अमीन गंडापुर ने कहा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, सवाए खवातीन सहाफियों के अलावा बाकी सारी चीजों को वो ऑन कर रहे हैं। ईच एंड एवरी वर्ड सेड बाय अली अमीन गंडापुर रियासत के कायदीन के लिए, वो कह रहे हैं जी आमीन सुम आमीन। देखें, वो पाकिस्तान को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं, डीन्यूक्लियराइज करना चाहते हैं, डीलिंक करना चाहते हैं चाइना के साथ, डी इस्लामाइज करना चाहते हैं। ये मेरी बातें लिख ले, मैं इसके ऊपर पूरा 1 घंटा प्रोग्राम आपको अकेले सबूतों के साथ। ब्रिगेडियर साहब, ये आप सुन रहे हैं, ये एजेंडा तो इतना खतरनाक है, अगर ये सच है जो कि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कह रहे हैं, और अगर ये सिर्फ उनका तज्जिया नहीं, अगर ये सिर्फ उनका तज्जिया नहीं, या अगर उनकी खबर है, तो सर तौबा तौबा, इतना खतरा पाकिस्तान को, वो भी इमरान खान से। देखिए बिनिश, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपका ये आज का प्रोग्राम जो है, अगर ये आज शाम को चलना है, आपका एनालिस्ट स्पेस प्रोग्राम नॉर्मली जुमेरात को चलता है, अब आई डोंट नो कि आज आपने हमें बुला के आप बात वो कर रहे हैं जो मेरे सामने इस वक्त। प्लीज हम जाते हैं कि व्हाट इज द न्यूज ऑफ द डे, उस करंट न्यूज पे बात करते हैं। ये जो बातें आप कर रहे हैं इसकी करोड़ दफा हम बहस मुबाहिसा कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल चले आपने बात की, 2 चीजें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पहली आप नहीं बात करना चाहते तो मैं आपके लिए कोई और सवाल रख देती हूँ, आप कह दें कि नो कमेंट्स। जी सर, सुन ले, 2013 हो, 2018 हो, 2024 हो, खासकर 2024 खुदा के लिए इलेक्शन जो हुए थे पिछले 3 जनरल इलेक्शन, निकाल लें फॉफन की रिपोर्टें, निकाल लें अपना पिलडाट की रिपोर्टें। मैं तो पिलडाट के ब्रीफिंग में भी बैठा हूँ, इनफॉर्मल ब्रीफिंग में, और क्या लोग बताते हैं कि वाकई इन तीनों इलेक्शन के अंदर जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, इसका मतलब जरूर किसी किस्म की धांधली, और खैर अब तो मीडिया में रिपोर्ट हो रही, कोई चीज छुपी नहीं है। नंबर 1। दूसरा, हमारे अब्दुल्ला गुल भाई की एक तारीख का जिक्र किया, मैं करेक्शन कर दूं। बिल्कुल आज से 10 साल पहले हमारे मोहतरम हर दिल अजीज हमेशा के लिए जनरल हमीद गुल साहब, मैं अब इससे ज्यादा क्या दिल करता पूरा उनकी तारीफ में मैं कलमात जो हैं वो बोलने शुरू कर दूं। और अब्दुल्ला गुल साहब, हमने इनको बुलाया था डॉक्टर जरका के घर, जो लोग थे उस वक्त, जो माहौल चल रहा था, एक प्राइवेट गेट टुगेदर थी, उसको आप थिंक टैंक वाले जो भी बोले, लेकिन आज मुझे याद है कि जनाब जनरल हमीद गुल साहब और अपना अब्दुल्ला गुल साहब, जो कि वक्त जारी बात है अंडर स्टडी थे, या भी उनकी ग्रूमिंग हो रही थी, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कर रहे थे, पॉलिटिकल ग्रूमिंग कहें जो भी कहें, या वहां पे ये बात की गई थी कि तालिबान स्टाइल हुकूमत होनी चाहिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तालिबान के साथ जो है वो लिंक्ड है। सब लोगों ने कहा ओ खुदा के लिए ये क्या हमें दर्स दे के चले गए जनरल हमीद गुल साहब और अब्दुल्ला गुल साहब।
तो ये क्योंकि तालिबान के बीच में बात हुई थी तो मुझे बात याद आ गई, मैंने कहा ये थोड़ी करेक्शन कर दूं। अब आगे मैं बात करता हूँ। देखें, एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि आपने इनका नाम लिया, वालिद साहब का भी लिया, वेरी क्विकली जी अब्दुल्ला हमीद स्कूल साहब, वेरी क्विकली 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दें। जी, हमने उनकी जो लॉ की गवर्नेंस की बात की थी कि लॉ इस्लामिक लॉ के मुताबिक होगा। तालिबान के लिए बात नहीं की थी कि उनका जो सिस्टम है, मुझे भी अच्छी तरीके से याद है, और बाकायदा थिंक टैंक का बताया गया था कि ये पीटीआई का थिंक टैंक है, और थिंक टैंक के हवाले से हमें दावत दी गई थी, हम खुद अपनी मर्जी से नहीं गए थे। ऑलराइट, जी सही बात जी ब्रिगेडियर साहब, चलिए कम टू द टॉपिक ना, नो पर्सनल क्रॉस टॉक सर, कम टू द क्वेश्चन सर। इतना बड़ा खतरा, ये इमरान खान से पाकिस्तान को इतना बड़ा खतरा हो रहा है, आप आपस में अपनी वो गेट टुगेदर की बात कर ले सर, वो फोन पे कर लीजिएगा यार। जी सर, मुझे बानी पीटीआई से कोई खतरा नहीं, मुझे खतरा यह है रियासत पाकिस्तान को जो खतरा है, जो इस वक्त केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्द की वेव आई हुई है, जो इस वक्त आज से चंद दिन पहले जो वहां पे ये पुलिस वालों ने वहां पे हड़ताल की है, जो भी उसको कहें, मुझे इन चीजों से ज्यादा परेशानी है, मुझे इन चीजों से ज्यादा खतरा है जो कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की बका जो है वो फिर कॉम्प्रोमाइज होगी। नहीं, अल्लाह ना करे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपना फोकस खुदा के लिए बीनिश, आप यू आर माशाल्लाह वेरी सीनियर एंकर नाउ, आप फोकस रखें पाकिस्तान के नेशनल इशू पे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशू पे, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशू पे। और मैं तो ठीक है, मैं समझ गई हूँ ब्रिगेड साहब, आप ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान, उनसे रिलेटेड खबरें, वो जो जेल में बातें करते हैं साथियों से, जो उनका ट्विटर अकाउंट, मुझे उसके बारे में खबर डिस्कस नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, let the courts decide about Imran Khan and his leadership. मुझे और आपको पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के फ्यूचर की बात करनी चाहिए, नेशनल इश्यूज की। पार्लियामेंट में जो कल हमने देखा है, सारा दिन जो फियास्को देखा है, मैं उसकी तरफ आ रही हूँ ब्रिगेड साहब, उसकी तरफ आ रही हूँ। नसीम सिद्दीकी साहब से ये जो फियास्को और ये जो आनिया जानी है ना, इसका इस चैप्टर का आगाज मैं नसीम सिद्दीकी साहब से करना चाहूंगी। नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो आईनी तरमीम है, इसका जो पहला मरहला है वो तो मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम हुआ, वो जीत गए, लेकिन आपको लगता है ये हुकूमत इसमें कामयाब हो पाएगी? एक आईनी तरमीम हो जाएगी और अल्टीमेटली ये जो फतह है ये शिकस्त में तब्दील हो जाएगी उन लोग की? अच्छा बिनिश, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह इतना जबरदस्त होता है कि वो जो कई प्रोग्राम में बंदे के ऊपर सुस्ती तारी हो रही होती है ना, वो नहीं होता, बल्कि बड़ा एनर्जी जो है आ रही होती है आपके सवालों से और जिस तरह जवाब दिए जा रहे हैं। आपने जो पहले सेगमेंट में तकरार कर रही है ना, अब ये आप ना तारीफ करके गोंगलुआ तो मिट्टी ना लाओ, तुसी सिर्फ जवाब दो। नहीं, जवाब दे दें सर, छोड़ दें, ये चलता रहेगा, ये प्रोग्राम्स में ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, अब ये देना आईनी तरमीम, हाँ जी बताएं, हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा, पहले मुझे इजाजत दीजिए कि मैं हमीद गुलसा मेरे बड़े अच्छे भाई, इन्होंने जो बात की थी मैं क्लैरिटी कर दूं कि मैंने ये नहीं कहा था जो उन्होंने मेरे ऊपर कहा कि इस तरह क्यों कहा। मैंने बिल्कुल ये कहा था कि उस वक्त के आर्मी चीफ और आज के आर्मी चीफ का कोई मुवाजना नहीं है। बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा था कि उनको उनके साथ मिला दिया। मैंने इनकी भी तारीफ की थी और इनको कहा था कि जो इनको चैलेंजेस दरपेश है वो उस वक्त दरपेश नहीं थे। बहरहाल, दूसरी जो आपने सवाल पूछा, देखे बिनिश, मैं इस चीज को इस तरह नहीं लेता कि अपोजिशन की जीत हो गई, मौलाना की जीत होगी। असल में पाकिस्तान में पार्लियामेंट जो है वो सबसे सुप्रीम इदारा है, हर कोई इसको मानता है, हम भी मानते हैं, आप भी मानती है, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। उसमें देखें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि अगर भुट्टो साहब ने 73 में एक मुत्तफिका आइन दिया था तो किस तरह उस वक्त उन्होंने, उस वक्त की अपोजिशन भी बड़ी डाढ़ी अपोजिशन थी, उनको ऑन बोर्ड लिया था, बड़ी मुश्किलात के साथ तकारीर हुई, आइन के ऊपर डिस्कशन हुई, फिर वो एक मुत्तफिका आइन बना था। अगर उस आइन में आप इतनी बड़ी तरामीम लेके आ रहे हैं और अगर हुकूमत को उसके मसवदे का नहीं पता, तो देखें कि बात फिर कहाँ जाती है कि ये मसवदा कहाँ पर तैयार हो रहा है। क्या कोई चीज जो है वो पार्लियामेंट से भी सुप्रीम है? इसको इनको चाहिए कि इसको अपना पार्लियामेंट के अंदर पेश करें, उसके ऊपर डिस्कशन हो। कोई हार जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की जीत होगी। अगर कुछ ऐसी आईनी तरामीम है जो पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पाकिस्तानी कौम के लिए जरूरी है, हमारे आइन के लिए जरूरी है, तो वो बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन कम से कम डिस्कशन होनी चाहिए। आप डरना नहीं चाहिए कि भाई वहाँ पे तकारीर होंगी या हमारा मसवदा लीक आउट हो जाएगा। जब मसवदा हुकूमत ने बनाया नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। और अगर कुछ आप मुझे इजाजत दें, कुछ बातें पहले भी हुई, मैं उसपे भी थोड़ी सी रोशनी डाल दूं कि देखिए इतने इल्जाम लगाए जाते हैं बानी पीटीआई के ऊपर, ये मुकदमात उनके ऊपर क्यों नहीं बनाए जाते? फिर उनके ऊपर तोशेखाना का मुकदमा बना दिया जाता है, इद्दत केस का बना दिया जाता है, 190 मिलियन पाउंड का बना दिया जाता है। ये जो बातें होती है कि तिल अबैब से
उनकी सपोर्ट हो रही है, उनको रॉ सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने कश्मीर भेज दिया, तो फिर ये तो बहुत बड़े गद्दारी के इल्जाम है। इनके ऊपर मुकदमात बना के उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। 1.25 साल हो गया, कोई मुकदमा अभी तक कामयाबी की तरफ नहीं गया। जितनी बातें होती रही उस हिसाब से तो आप देख लें कि एक बंदा पाबंदे सलासल है, लेकिन आप उससे डरे हुए, आप उनसे नहीं डर रहे जो बलूचिस्तान में निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके बारे में इतनी डिस्कशन नहीं होती। जो टीटीपी वहां पे अपना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दरिंदगी दिखाता है उस पर इतनी ज्यादा बात नहीं होती। घूम फिर के तमाम इल्जामात जो है वो इमरान खान की तरफ आ जाते हैं, पानी पीटीआई की तरफ आ जाते हैं। तो मेरे मतलब है कि जब तक हम जो पाकिस्तान को रियल चैलेंजेस है उसके ऊपर मिलजुल के नहीं बैठेंगे, मिलजुल के बात नहीं करेंगे, तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो मिल के साथ चलना चाहिए। पहले भी बातें होती थी कि जब इमरान खान साहब का दौर था तो नवाज शरीफ साहब और उनके जो लवाकी थे वो सब बात करते थे कि लंदन प्लान हुआ था, उसमें परवेज इलाही शामिल थे, ताहिरुल कादरी शामिल थे, इमरान खान शामिल थे। इसी तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि उसके बाद फिर एक लंदन प्लान हुआ है। लंदन प्लान तो हुआ है ना, उसमें कोई ना कोई तो शामिल था। अगेन सर, जो इमरान खान साहब बात फिर वो आगे ना घूम फिर के भी कमिंग बैक टू दैट स्क्वायर। मुर्तजा अली शाह जियो के बड़े एक मायानाज रिपोर्टर हैं, लंदन में बहुत टाइम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ही हैज एविडेंसेस कि वो लंदन प्लान कौन सा था, और जिस लंदन प्लान की इमरान खान साहब बात करते हैं उसका कोई एविडेंस नहीं है। सो मसला यही है, एविडेंस होगा, कोई फुटेज होगी, कोई चीज़ होगी हमारे सामने, तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपका पॉइंट आ गया सर, मुझे ब्रेक लेनी है। कुछ वैलिड सवाल आपने बिल्कुल उठाए हैं कि अगर इतना बड़ा खतरा है इमरान खान पाकिस्तान के लिए, तो उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो इतने हल्के क्यों हैं? प्रोसिक्यूशन क्यों दम तोड़ रही है, और क्यों जो है ये उनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही इमरान खान को, और क्यों नहीं उनको सजा हो रही? इसका जवाब हम लेंगे जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जी जवाब दीजिए। कुछ बड़े वैलिड सवाल उठाए नसीम सिद्दीकी साहब ने। हाउ कैन द रियासत अलाउ दिस कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है, यहाँ से फंडिंग, वो प्लान, ढींगरा प्लान, तो फिर अदालतों के अंदर मामला चलाएं, वही गद्दारी का मुकदमा बनाएं, हम प्रोसीड करें आगे। देखिए, अदालत में तो जब जाते हैं तो गुड टू सी यू भी देखते हैं ना हम, और हम देखते हैं कि अदालत में पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शायद ये मेरी नज़र में तो पहला केस था जिसमें ये कहा गया कि इनके ऊपर मुस्तकबिल में भी कोई एफआईआर नहीं कर सकती। यानी कि अगर वो अदालत में बैठे बैठे किसी बंदे को कत्ल कर देते तो फिर एफआईआर नहीं करती। यानी ये भी तो हमने देखा है ना। मैं ये दूसरी बात ये है कि अगर मैं इनको तिल अबीब के साथ या किसी और के साथ जोड़ रहा हूँ तो जनाब मेजर गौरव आर्या जो है वो हमारा तो पाकिस्तानी के साथ मोहब्बत नहीं रखता। वो ये कह रहा है कि इमरान खान को बुरा ना कहो, ये तो हमारा दोस्त है, इसने तो वो काम कर दिखाया जो हमने खरबों लगा के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए। ये तो इमरान हमारा दोस्त है, ये तो वो कह रहे हैं ना। तिल अबीब के अंदर ये जो अभी इजराइल टाइम्स है, जो हर्ट्ज अखबार है, वो क्या आर्टिकल लिख रहे हैं, वो क्या चीजें बता रहे हैं। अच्छा, फिर अमेरिकी कांग्रेस में चले जाए, 375 के अरकान में से 365 अरकान, 368 जो है वो इनके हक में वोट देते हैं। क्या कभी उन्होंने गजा पे दिया? क्या फलस्तीन पे दिया? कश्मीर पे दिया? अफगानिस्तान पे दिया? किसी और मुल्क पे दिया? नहीं दिया ना। तो ये अचानक जो तो मतलब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों इकट्ठे हो गए, हद हो गई है। मतलब क्या हम लोग क्या मतलब बिल्कुल अकल से पैदल हैं? ये वो चीजें जो मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूं, जो उनके सबूत मौजूद हैं। कोई ये थोड़ी है कि हमारे हाथ में आ गया। अब अदालतों को जो हमारा सिस्टम है इसमें फ्लॉज हैं, ये हकीकत है। अब जो आपने मुजवजा कानून की बात की, ये जो सारी बात हुई है, इसमें भी हुकूमत के जो बहुत सारे लोग हैं, अरकान जो पीपल्स पार्टी में भी हैं, मुस्लिम लीग में भी हैं, दीगर जमातों में भी हैं, वो इसके हक में नहीं है। देखें, बिनिश में भी सीधी सी बात है, PDM 1 की जब हुकूमत थी उस टाइम पे राजा रियाज एक वाहिद आदमी ऑपोजिशन में था, तब इन्होंने क्यों नहीं इस किस्म के कानून पास करवा लिए? तब क्यों नहीं कानून साजी की? किसने मना किया था? मैंने हाथ रोके थे या बिनिश सलीम साहिबा ने रोके थे? किसी ने नहीं रोके थे। इसका मतलब यह है कि ये जो खुद ब खुद खामोशी से बैठ गए हैं, इनके अंदर भी कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर PTI खड़ी है तो फिर जनाब ठीक है, उनको खामोशी से चुप करके वो खामोशी तमाशाई बने, बाहर बैठ के तालियां बना रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानती हैं और हम सब जानते हैं। लेकिन इस सबसे मुबर्रा बात यह है कि अगर कोई काम करना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि मिलजुल कर काम करें, मिलजुल के इत्तेफाक राय के साथ पाकिस्तान की फलाह और बहबूद ये तरमीम वाला काम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आई वेरी लेस टाइम, ये हो रहा है काम कि नहीं हो रहा? हाँ या ना मुझे बता दें।
मेरा ख्याल है कि इसके अंदर डिली डैली करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, और वो ये है कि ये काजी फायज ईसा साहब ने, अभी आपको पता है कि खत्म नबूवत के हवाले से एक ऐसा फैसला हुआ, बाद में उन्होंने उसको ठीक भी कर दिया, तो मेरे ख्याल में उनके ऊपर एक अवामी दबाव मौजूद है जहां तक मैं जानता हूं। दूसरी बात, एक और भी बड़ा मसला है कि उनकी रिटायरमेंट जो है वो करीब है, तो इसको लैतो लाल से काम लिया जाएगा ताकि उनकी रिटायरमेंट का दिन गुजर जाए। और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बहुत सारे हुकूमती अरकान जो हैं वो भी मौलाना की सोच से इत्तफाक राय रखते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, वेरी क्विकली, आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू रश, आई हैव टू रैप अप द शो। बस मुझे बता दें ये तरमीम होगी कि नहीं होगी, हुकूमत जीतेगी कि नहीं? एक जुमला मैं ये कह दूं, हम माजी में हमने इतने लंदन प्लान के बारे में सुना है, इतने लंदन प्लान के बारे में सुना है कि फ्रैंकली स्पीकिंग अब ये कोई लंदन प्लान की कोई बात करता है, चाहे इमरान खान वो बात करे तो इसको इधर से सुनते ही यहाँ से हम निकाल देते हैं। ये सब सियासी बहुत अच्छा करते हैं आप ये। सियासी है नंबर वन। ऑन ग्राउंड क्या होता है वो सबको पता है, ये लंदन प्लान करे ऐसे ये सियासी बयानिए लोगों ने बनाए हुए हैं। दूसरी बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि पीएमएलएन गवर्नमेंट ने अपने आप को बड़ी उन्होंने एम्बैरसमेंट फेस की है जो कल हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती उनकी जगह तो बाय गॉड मैं आपको बता रहा हूँ जितनी कामयाबी से उन्होंने 18वीं तरमीम पे कंसेंसस जनरेट किया था, वो पार्लियामेंट की कमेटी थी, 2 दर्जन मेंबर्स थे, 5-6 महीने वो काम करते रहे, उसके बाद वो आई 1 मिनट में पास हो गई, किसी ने कोई नहीं कहा, थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन देर एंड देर है और 7-8 लोगों को निशाने इम्तियाज भी मिले। मैं ये समझता हूँ अब्दुल्ला गुल साहब इज अ पॉइंट ओवर हियर कि ये डिलिबरेटली जो कल फियास्को हुआ है इसमें सम पीपल सम एलिमेंट्स डेफिनेटली वर एंजॉयिंग इट और वो देख रहे थे। अब देखें नवाज शरीफ साहब नाराज होके, मुझे फिलहाल और तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि सिद्दीकी साहब ने बहुत एंजॉय किया है। इसके साथ ही मुझे आज के प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करना है। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर से मिलेंगे और फिर से डिस्कशन करेंगे। आप लोगों से फिर कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।